हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 01 का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। इस वीडियो में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप अर्थात इकाई 1 इसी का भाग 2 पर चर्चा किया जाएगा। इसमें मुख्यतः पृथ्वीराज रासो की काव्य भाषा, साथ ही पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप या विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। अगर आप एमएचडी 1 के विगत परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे पृथ्वीराज रासो से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस प्रकार यह वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो की काव्य भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में दो मत प्रमुख हैं। एक मत के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना एक निश्चित भाषा में हुई है। इसमें भी विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग डिंगल को रासो की काव्य भाषा मानते हैं, तो दूसरा वर्ग पिंगल को। ये दोनों का अर्थ को समझ लेते हैं, डिंगल तथा पिंगल। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, राजस्थान के भाषा का ही रूप है। तो जो पश्चिम राजस्थान चारण कवियों द्वारा जो लिखा गया रचना है उसका भाषा को डिंगल कहते हैं, और वैसे ही पूर्वी राजस्थान के भाट कवियों द्वारा लिखे गए जो रचना है तो उनका भाषा को क्या कहते हैं, पिंगल कहते हैं। ठीक है, अधिक बल पिंगल पर ही दिया जाता है। अपभ्रंश के बाद पश्चिमी भारत में दो मुख्य भाषाएं विकसित हुई। ठीक है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान तथा ब्रजमंडल में पिंगल। ठीक है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का कहना है कि लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, तो इसमें सुरक्षित पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रति के ऊपर फारसी में लिखा है चंद बरदाई द्वारा लिखित पिंगल भाषा में पृथ्वीराज का इतिहास। अनुश्रुति की पुष्टि फ्रांसीसी विद्वान गारसादा तासी ने भी की है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की भाषा को पिंगल माना गया है। आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की जो मूल प्रति है वही चंदबरदाई द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाद में जो पृथ्वीराज रासो की प्रतियां मिलती है उसका 10% ही सिर्फ चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया था, और वो जो मूल ग्रंथ था उसका जो भाषा था वो मुख्य रूप से पिंगल ही था। ठीक है, तो इस तरह से विद्वानों ने इसका मूल भाषा को पिंगल ही माना है। दूसरे मत के अनुसार चंदबरदाई उन्मुक्त प्रकृति के कवि थे। उन्होंने छंद योजना, भाषा के प्रयोग में उन्मुक्त दृष्टि अपनाई। इसी उन्मुक्त दृष्टि के कारण रासो की भाषा में कई भाषाओं के शब्द आ गए हैं। विकसनशील महाकाव्य होने के कारण भी उसमें भाषाओं के स्तर भेद स्वभावतः आ गए हैं। इसी कारण विद्वानों ने रासो की भाषा को पंचमेल या खिचड़ी भाषा कहा है। ठीक है, अर्थात ये दूसरे प्रकार के विद्वान थे जिन्होंने इसके भाषा को खिचड़ी भाषा कहा है। अपने मत की पुष्टि के लिए ये विद्वान चंद की इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं। ठीक है, चंद के द्वारा लिखी गई इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं। षट्भाषा पुराणम च कुराणम च कथितम मया। चंद की इस उक्ति में 6 भाषाओं की ओर संकेत है: संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची, मागधी और सौरसेनी। इन भाषाओं के अतिरिक्त प्राचीन राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी आदि भारतीय आर्य भाषाओं तथा अरबी, फारसी और तुर्की जैसी विदेशी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। उसमें देशज शब्दों की संख्या भी पर्याप्त है। कोई भी कार्य एक निश्चित भाषा में ही लिखा जाता है। कोई कभी अपनी रचनाओं को भाषाओं का अजायब घर नहीं बनाना चाहता। उसमें शैली भेद तो हो सकता है पर भाषा भेद नहीं। अतः रासो की भाषा खिचड़ी भाषा न होकर एक सुनिश्चित भाषा है और वो है पिंगल। पृथ्वीराज रासो को पिंगल की कीर्ति मानते हुए भी विद्वानों के सम्मुख यह आरोप आड़े आता है कि उसमें व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी भाषा का रूप बिखरा हुआ है।
यदि उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी है तो भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रासो काव्य ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ नहीं। जब गोस्वामी तुलसीदास के धर्म ग्रंथ की तरह पूज्य रामचरितमानस में भी एक शब्द के अनेक रूप मिलते हैं, तो मौखिक परंपरा में रूपांतरित इस राज प्रशस्ति मूलक रचना में शब्द रूपों की किंचित अव्यवस्था स्वाभाविक ही है। शब्द भंडार की दृष्टि से रासों में तत्सम और तद्भव शब्दों के अतिरिक्त देशज शब्दों का भी अपरिमित भंडार है। रासों में प्रयुक्त विदेशी शब्दों का भी बाहुल्य है। उसमें फारसी, तुर्की और अरबी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। हिंदी इतर भारतीय भाषाओं में पंजाबी के शब्द भी खुलकर प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार शब्द भंडार की दृष्टि से रासों में प्राचीन भारतीय भाषाओं, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के शब्द के समूह के अतिरिक्त विदेशी शब्दों और देशज शब्दों का अपार भंडार मिलता है। संक्षेप में भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से पिंगल को ही रासो काव्य का काव्य भाषा कहा जा सकता है, जिसमें नवोदित भारतीय आर्य भाषा हिंदी की विशेषताएं लक्षित होती है। अब देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप या विषय वस्तु। ये टॉपिक भी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में लिखे गए प्रबंध काव्य में काव्य रूप की दृष्टि से मिश्रित काव्य रूप होते थे। उसमें कथा काव्य, चरित काव्य, आख्यानिका, रोमानिका आख्यान आदि कई रूपों का मिश्रण पाया जाता था। ये कहा जाता था कि प्रबंध काव्य होने के लिए ये सब गुण होने चाहिए। ठीक है। पृथ्वीराज रासो भी प्राकृत अपभ्रंश भाषा में लिखे गए प्रबंध काव्य की इसी परंपरा का अनुपालन करते हुए दिखाई देता है। सभी विद्वान मानते हैं पृथ्वीराज रासो का प्रामाणिक रूप उसका लघुतम पाठ है। ठीक है। अर्थात जो मूल कवि चंदबरदई के द्वारा जो लिखा गया इसका 10% भाग है, वही क्या है, इसका मूल पाठ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार केवल 10 प्रसंग ही चंदबरदई द्वारा लिखे गए थे। बाद में जोड़े गए अंशों के कारण ही वह बृहत काव्य बन गया। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सच्चा वीर काव्य है, क्योंकि उसमें सामंती वीर युग अपने संपूर्ण गुणों और दुर्गुणों के साथ अभिव्यक्त हुआ है। सामंती वीर युग की प्रमुख प्रेरणा शक्ति वीरता थी तथा श्रृंगार और धर्म की प्रवृत्ति पूरक रूप में ही आई। रासों का प्रधान रस भी वीर रस है। उसमें श्रृंगार और शांत गौण रस है। रासोकार का उद्देश्य पृथ्वीराज का वर्णन करना मात्र नहीं है, वह एक जातीय महाकाव्य है जिसमें 12वीं और 13वीं शताब्दी में देशी राजाओं और सामंतों में झूठी शान और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होने वाले युद्ध तथा विदेशियों से होने वाले अनवरत युद्ध एवं पराजय की कथा अत्यंत ओजस्वी शैली में कही गई है। वीर रस की प्रधानता होते हुए भी उसका उद्देश्य केवल वीर रस का स्वाद कराना नहीं है, बल्कि जातीय जीवन में प्राणों का संचार करना, उसमें स्वातंत्र्य एवं बलिदान की भावना का मूल मंत्र फूंकना भी है। साथ ही वह देश के जाति और व्यक्ति के गौरव, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए मर मिटने का अमर संदेश देता है। इस प्रकार रासो का उद्देश्य अत्यंत भव्य, उदात्त और महान है। रासो के कथानक का काल भी बहुत लंबा, चरित्र वैविध्य और कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। 12वीं-13वीं शताब्दी में उत्तर भारत के समस्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। रासो के अनेक युद्धों, विवाहों, यात्राओं, मृगया, मंत्रणा, दूत कर्म आदि के चित्र तत्कालीन संपूर्ण समाज को प्रस्तुत कर देते हैं। महाकाव्य में महत् कार्य का अर्थ कोई ऐसी घटना है जो किसी युग की या किसी महान चरित्र के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना और जो अपने युग को ही नहीं, आने वाले अनेक शताब्दियों को भी प्रेरित कर सके, ऐसा होना चाहिए।
पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध तथा उत्तर भारत पर मुसलमानों का अधिकार ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना है। रासो में सामंत युग की विविध सामाजिक हलचलों में भाग लेने वाले सभी प्रकार के पात्र अपना अपना कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, तत्कालीन लोक विश्वासों के अनुरूप अति प्राकृत शक्तियाँ, देवता, राक्षस, गंधर्व, भूत, बेताल, सूक, हंस आदि भी कथा को आगे बढ़ाने में योग देते हुए दिखाई देते हैं। रासों में सामंती वीर युग की सभ्यता, रहन सहन, मान मर्यादा, खान पान, व्रत त्योहार आदि का इतना क्रमिक और सच्चा वर्णन हुआ है कि यह महाकाव्य उक्त वस्तु व्यापार का काव्यात्मक कोश प्रतीत होता है और युग का सामाजिक इतिहास। विकासशील महाकाव्य में जीवन के बाह्य रूपों का चित्रण अधिक होता है। यह प्राय घटना प्रधान और वर्णनात्मक होते हैं। उनमें वस्तुओं और घटनाओं का विस्तृत एवं क्रमिक वर्णन होता है। रासों में भी वर्णनात्मकता बहुत अधिक है। रासोकारों ने महाकाव्य के शास्त्रीय नियम का अनुसरण नहीं किया है। संध्या, प्रभात, चंद्रोदय, वन उद्यान, जल क्रीड़ा आदि का वर्णन उसमें स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं है। इसी प्रकार नदी, पर्वत और सागर के स्वतंत्र चित्र भी उसमें रूढ़ी पालन के लिए नहीं किए गए हैं। केवल युद्ध, नगर और दरबारी वातावरण के वर्णन ही जमकर लिखे गए हैं। इससे भी स्पष्ट है कि रासो मूल रूप में वीर काव्य ही था। विकसनशील महाकाव्य की कथा वस्तु में कशावट, अन्विति और समानुपात या तो कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। पृथ्वीराज रासो का कथानक ऐसा ही है। उसमें नाटकीय अन्विति नहीं है। उसके अधिकांश अवान्तर कथाएं अपने आप में स्वतंत्र है। आधिकारिक कथा को आगे बढ़ाने में बहुत कम योग देती है। आधिकारिक कथा घटनाओं के भीड़ में खो जाती है। रासो का कथानक ऐसा ही बिखरा हुआ प्रतीत होता है। साथ ही किसी एक कवि की कीर्ति न होने के कारण उसमें कथानक की सुनिश्चित योजना भी नहीं है, पर शिथिल तथा क्षीण प्रवाह युक्त कथानक होते हुए भी उसमें सक्रियता और जीवंतता बहुत अधिक है। उसकी शक्ति कथा प्रवाह में नहीं बल्कि घटनाओं, संघर्षों के वर्णन में है। हम सभी जानते हैं कि महाकाव्य का नायक महान होना चाहिए। भले ही वो धीरोदात्त और सर्वगुण संपन्न न हो, पर यदि नायक किसी महान उद्देश्य के लिए बलिदान करता है तो भी वह नायक हो सकता है। पृथ्वीराज सामंती युग की दृष्टि से ऐसा ही महान नायक है जिसमें वीरता, बाहुबल आदि गुण प्रधान है, भले ही नैतिकता की कमी हो। वह नायक इसलिए नहीं है कि वो धीरोदात्त है, बल्कि इसलिए है कि वह काव्य के महान उद्देश्य को पूरा करने वाला और संपूर्ण घटनाओं तथा व्यापारों का केंद्र बिंदु है। रासों में चरित्र वैविध्य नहीं है, क्योंकि सभी पात्र एक ही सांचे में ढले वीर प्रतीत होते हैं। स्त्री पात्रों में भी कोई पात्र इतना गरिमा मंडित नहीं है जिसकी तुलना सीता, सावित्री या मंदोदरी से की जा सके। वह सामंती युग के अनुरूप केवल पुरुष के भोग विलास का साधन मात्र है। महाकाव्य की शैली गरिमा मंडित और उदात्त होती है। रासो अलंकृत महाकाव्य न होकर विकसनशील महाकाव्य है, अतः उसमें कृत्रिम सौंदर्य नहीं है। अपनी सहजता और कांति के कारण उसकी शैली महाकाव्योचित है। उसमें प्रसंगानुकूल गुण मिलते हैं, जैसे वीर रस के प्रसंग में ओज गुण और श्रृंगार प्रसंग में माधुर्य गुण। रासों में परंपरागत महाकाव्यों के और भी कई लक्षण मिलते हैं, जैसे सर्गबद्धता, मंगलाचरण,
संवाद रूप में कथा लिखने की पद्धति, वस्तु निर्देश, कथानक रूढ़ियाँ, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, काव्य ग्रंथ का महत्व, आश्रयदाता का गुणगान आदि। रस की दृष्टि से भी यह काव्य महाकाव्य कहलाने का अधिकारी है। भले ही इसका अंत करुणा रस में हुआ है, परंतु समग्र प्रभाव की दृष्टि से यह वीर रस प्रधान काव्य ही है। श्रृंगार, करुण और शांत आदि रस उसमें अंग रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है, अर्थात ये सहायक रूप में दिखाई देते हैं। जो मूल रस है वो वीर रस ही है। महाकाव्य में जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता का होना आवश्यक है। तो ये भी महाकाव्य का गुण है कि उसमें जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता होना आवश्यक है। और रासों में जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता पर्याप्त मात्रा में है। उसमें देश काल का विस्तार, युग का सजीव प्रतिबिंब, राष्ट्र की समग्र चेतना का निरूपण तथा प्राणवत्ता, सभी विशेषताएं उसे अमर महाकाव्य बनाती है। चूँकि उसमें वीर रस ही प्रधान है, एक ऐतिहासिक वीर की जीवन गाथा है, वीर युग का चित्रण है, वीर युग का व्यक्तिवाद और सामाजिक संगठन है, उसकी शैली सामंत युग के काव्य की सी है। अतः पृथ्वीराज रासो को सामंती वीर युग का महाकाव्य कहना उचित होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप MHD प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी अन्य वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।